भाई सोचो जरा, एक छोटा सा लड़का पीछे से भूखा वुल्फ, फुल चेस सीन। नॉर्मली यही स्टोरी खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये कोई नॉर्मल फेरी टेल नहीं है। लड़का फिजिकली वीक है, चांसेस जीरो लग रहे हैं, फिर भी वो भागने के बजाय फाइट बैक करता है। और यहीं पे फर्स्ट शॉकिंग मोमेंट आता है। सबकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट वो जायंट वुल्फ को हरा देता है। मैं यहीं पे बोल दिया, भाई ये बच्चा नहीं, ये तो फ्यूचर लेजेंड है। अब जब थोड़ा काम होता है, तब पता चलता है कि इस लड़के की लाइफ बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। ये शहर के आउटस्कर्ट्स में रहता है, ना घर है ना पेरेंट्स की कोई याद, और रोज भूख से लड़ना उसकी डेली रूटीन है। फुल सर्वाइवल मोड, जीरो कंफर्ट। लेकिन फिर भी उसके अंदर हमेशा एक ही डिजायर थी, आगे बढ़ना, बेटर लाइफ जीना। टाइम के साथ उसकी किस्मत थोड़ी टर्न लेती है। अब वो हमेशा भूखा नहीं रहता, अपनी पुरानी मिजरेबल लाइफ पीछे छोड़ देता है और एक रिलेटिवली पीसफुल लाइफ स्टार्ट करता है। इस लड़के का नाम है हाजिम, और यही स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। शहर में ऑलमोस्ट सब लोग उसे पसंद करते हैं क्योंकि बंदा जेन्युइनली अच्छा है। एक सीन में वो एक ओल्ड वुमेन को देखता है जो जमीन पर बैठी होती है, और हाजिम कैजुअली पूछता है कि अब तबीयत कैसी है। दादी बोलती है कि जो मेडिसिनल हर्ब्स हाजिम ने दिए थे, उनकी वजह से वो काफ़ी बेटर फील कर रही है। और भाई ये कोई एग्जैजरेशन नहीं लगता, क्योंकि हाजिम का एटीट्यूड ही अलग है। सॉफ्ट स्पोकन, पोलाइट और हेल्पफुल। वो दादी को केयरफुल रहने को बोलता है, लेकिन दादी सिर्फ थैंक यू बोलना चाहती है उसके लिए, क्योंकि शहर में आने के बाद हाजिम ने सबकी काफ़ी हेल्प की है। एक्चुअली रीज़न भी क्लियर है। एडवेंचरर्स का काम तो होता है, लेकिन ज़्यादातर एडवेंचरर्स केयरलेस, रूड और वायलेंट होते हैं। हाजिम उन सब से बिल्कुल ऑपोजिट है। इसीलिए दादी मजाक में बोलती है कि इतना सीधा रहेगा तो जल्दी उसकी मुलाकात कुछ बहुत ब्यूटीफुल गर्ल्स से होगी। और यहाँ हाजिम का रिएक्शन देखने लायक होता है। बंदा क्लियरली अनकंफर्टेबल हो जाता है, मतलब भाई को रोमांस का नहीं, पीस का चक्कर है। बाद में सीन शिफ्ट होता है डंजन के एंट्रेंस पर। वहाँ एक ओल्ड गार्ड ड्यूटी पर होता है। हाजिम उससे बताता है कि वो डंजन के अंदर जा रहा है थोड़ा मीट लाने के लिए। ऑफ कोर्स वो सीधा अंदर नहीं घुसता, पहले ऑफिशियली एंट्री और एग्जिट रजिस्टर करता है। गार्ड मजाक में बोलता है कि अगर फ्रेश मीट ले आया तो रात को थोड़ा फन मिल सकता है, लेकिन साथ ही वार्निंग भी देता है कि ज़्यादा ओवर मत करना वरना बीवी गुस्सा हो जाएगी। यहाँ भी सिक्योरिटी टाइट है, सबको मॉनिटर किया जाता है। डंजन के अंदर जाते ही हाजिम को कुछ अजीब लगता है। एक डोर ओपन होता है जो नॉर्मली पॉसिबल ही नहीं है, स्पेशली जब उससे पहले कोई पार्टी अंदर नहीं गई होती। और फिर नेक्स्ट सीन में फुल शॉक, एक लड़की स्लाइम के अंदर फंसी हुई होती है। हाजिम एक सेकंड के लिए पैनिक कर जाता है। उसे लगता है लड़की ऑलरेडी मर चुकी है, लेकिन जब वो उसे फ्री करता है तो पता चलता है कि वो बिल्कुल फाइन है। लड़की बताती है कि स्लाइम काफ़ी टफ ओपोनेंट था, और ये सुनकर हाजिम खुद सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि स्लाइम को डंजन का वीकेस्ट मॉन्स्टर माना जाता है। मैं यहीं पे बोला, भाई या तो स्लाइम ओपी है या फिर लड़की ही अलग लेवल पर अनलकी है। लड़की सिर्फ हाजिम को थैंक यू बोलना चाहती है और अपना नाम बताती है, रूरुई। हाजिम भी अपना फुल नाम बताता है, हाजिम शिनेनोमे। रूरुई सोचती है कि सरनेम होने का मतलब है कि हाजिम कोई रिस्पेक्टेबल एडवेंचरर होगा, लेकिन नेक्स्ट ही मोमेंट हाजिम उसे डांट देता है, गार्ड को इग्नोर करने के लिए और अपनी लाइफ को रिस्क में डालने के लिए। जब हाजिम पूछता है कि वो अकेली क्यों है और उसके पेरेंट्स कहाँ हैं, रूरुई कामली बोलती है कि उसे अबैंडन कर दिया गया था, इसीलिए वो अकेले रहने का डिसीजन ले चुकी है। वो ये भी बताती है कि वो शहर की नहीं है और मर्चेंट्स के कार्गो के साथ छुपकर यहाँ पे आई थी। ये सुनते ही हाजिम को समझ आ जाता है कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि शहर से बाहर की होने की वजह से रूरुई को ऑर्फनेज एक्सेप्ट नहीं करेगा, और एंड में उसे भी शहर के आउटस्कर्ट्स में ही रहना पड़ेगा, बिल्कुल हाजिम की पुरानी लाइफ जैसे। थोड़ा अवॉइड करने के लिए हाजिम डिसाइड करता है कि वो अपने प्लान पर फोकस करे और मीट कलेक्ट करे, लेकिन रूरुई उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। हाजिम उससे क्लियरली बोलता है कि साथ आने से उसे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और अपना रास्ता चूज करे, पर रूरुई बोलती है कि उसे भूख लगी है और अकेले चलना डेंजरस है, इसीलिए वो हाजिम के साथ ही रहने का डिसीजन ले लेती है। हाजिम को यह बात थोड़ी फनी लगती है, क्योंकि जो लड़की स्लाइम से ऑलमोस्ट मर गई थी, वही अब डेंजर की बात कर रही है। फिर भी वो उसे साथ रहने देता है। थोड़ी देर बाद उनका सामना होता है एक मैसिव बोर से। भाई साइज इतना बड़ा है कि कंपेयर करते ही समझ आ जाता है कि फाइट इजी नहीं होने वाली। लेटर एक और सीन में रूरुई नदी में नहाते हुए दिखाई देती है, और हाजिम रियलाइज करता है कि ये लड़की इजीली गिव अप करने वाली नहीं है। थोड़ी देर बाद गिल्ड में एक एल्फ लेडी ऑलिव आती है। वो हाजिम को मिशन कंप्लीट करने पर कंग्रेचुलेट करती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र रूरुई पर पड़ती है, तुरंत बोल देती है, गिल्ड में लोगों को मर्चेंडाइज की तरह एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सीन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। हाजिम तुरंत पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ऑलिव भी कंफर्म कर देती है कि ऑर्फनेज रूरुई को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो इस विलेज की नहीं है। ऊपर से लोकल बच्चे ऑलरेडी काफ़ी मुश्किल में जी रहे हैं, इसीलिए प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है। ये सब सुन के हाजिम डिसाइड करता है कि खुद ऑर्फनेज जाकर बात करे।
वहाँ एक नन होती है जो ऑर्फनेज हैंडल करती है। हाजिम पोलाइटली ग्रीट करता है, फिर थोड़ा हेजिटेट करके पूछता है कि क्या उनके पास सर्वाइव करने के लिए इनफ रिसोर्सेज हैं। नन पहले कंफ्यूज होती है, फिर ऑनेस्टली बोलती है कि नहीं, वो सिटी के डोनेशंस पर डिपेंडेंट है और फिर भी फाइनेंशियल कंडीशन टाइट है। हाजिम ये आंसर ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा था। तब वो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता है, अगर वो रेगुलरली मीट और मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करे तो क्या एक छोटी लड़की जो बाकी बच्चों की एज की हो उसकी केयर पॉसिबल है। नन तुरंत एक लंबी लिस्ट शुरू कर देती है, सीजन के हिसाब से क्लोथ्स, बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, यूटेंसिल्स, फर्नीचर, डेली फूड, इमरजेंसी मेडिसिन, एजुकेशन एक्सपेंसेस और भी बहुत कुछ। और फिर कामली बोलती है कि सिर्फ मीट से कोई बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। ये सुन के हाजिम थोड़ा रुक जाता है। उसे अपनी पुरानी लाइफ याद आ जाती है, जहां सिर्फ मीट और पानी ही हैप्पीनेस का सिंबल हुआ करता था। नन फिर पूछती है कि क्या वो बच्ची उसकी डॉटर है या कोई क्लोज रिलेटिव। हाजिम सीधा जवाब देता है, नहीं, वो बस एक लड़की है जो आज ही मिली है और विलेज के बाहर से आई है। नन कहती है कि वो ऐसी कहानियां काफी बार सुनती है। हाजिम को उसकी कंसर्न के लिए थैंक यू बोलती है और फिर एक बिटर ट्रूथ बोल देती है, ह्यूमंस भगवान नहीं होते, हम सबकी हेल्प अनलिमिटेड नहीं कर सकते। ऑनेस्टली हाजिम के लिए ये कोई सरप्राइज नहीं था। उसे पहले से पता था कि किसी को हेल्प करना सिर्फ गुड इंटेंशन से पॉसिबल नहीं होता। किसी को बचाने के लिए रियल एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि हर कोई जीना चाहता है। ये बात वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जानता था। सिर्फ वर्ड्स या जेस्चर्स से हर किसी का हाथ पकड़ना पॉसिबल नहीं होता। और तभी बैम, कॉन्वर्सेशन बीच में ही इंटरप्ट हो जाती है, जब ऑलिव पैनिक में भागती हुई आती है और पूछती है कि क्या हाजिम ने रूरूई को देखा है। अपेरेंटली जो लड़की थोड़ी देर पहले शांति से बैठी थी, वो अचानक अकेली बाहर निकल गई और अब सिचुएशन और ज्यादा डेंजरस हो चुकी थी। रुरुई मार्टिन की फील्ड्स में एक जायंट वुल्फ कब के सामने खड़ी थी। सस्पेशन ये था कि ये क्रीचर बहुत जल्दी ग्रो करता है और फिर एक्सट्रीमली डेंजरस बन जाता है। ये सुनते ही हाजिम के दिमाग में फ्लैश होता है। रुरुई ने कहा था कि वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, लेकिन अब वो क्लियरली अपनी लाइफ रिस्क में डाल रही थी। एक सेकंड वेस्ट किए बिना हाजिम फॉरेस्ट की तरफ फुल स्पीड में भागता है। भागते हुए वो सोचता है कि छुप के रहना या वेट करना किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं होता। उसे अपना बचपन याद आ जाता है, जब रुकना मतलब होता था भूख से मर जाना। एक्सट्रीम सिचुएशंस में सर्वाइवल के लिए अपनी लाइफ रिस्क पर लगानी ही पड़ती है। काफी सर्च के बाद फाइनली वो सीन मिलता है। रुरुई एक मैसिव वुल्फ के सामने खड़ी होती है, हार्ट बीट फास्ट, टेंशन मैक्स। लकीली हाजिम टाइम पर पहुंच जाता है और बिना ज्यादा स्ट्रगल के वुल्फ को डिफीट कर देता है। फाइट के बाद वो जानवर ऑलमोस्ट हार्मलेस लगता है, लेकिन यहाँ स्टोरी खत्म नहीं होती। हाजिम गुस्से और कंसर्न के मिक्स इमोशन के साथ रुरुई से पूछता है कि वो आखिरकार क्या कर रही थी। हाजिम रुरुई को याद दिलाता है कि कुछ ही देर पहले वो एक सिंपल स्लाइम से लड़ते लड़ते ऑलमोस्ट मर गई थी। ये सुनते ही रुरुई रोती हुई बोलती है कि वो भूखी थी, इसीलिए उसने वुल्फ को अकेले ही मारने की कोशिश की। भाई ये लाइन सुन के दिल हैवी हो जाता है। हाजिम समझ जाता है कि इस वक्त ज्यादा लेक्चर देना बेकार है, इसलिए वो उसे बस रोना बंद करने को बोलता है। फिर वो एक इंपॉर्टेंट बात बोलता है, अगर रुरुई चाहे तो वो हाजिम के साथ पार्टनर बनकर रह सकती है, लेकिन कंडीशन क्लियर है, उसे सही तरीके से बिहेव करना और सर्वाइवल के रूल्स सीखने होंगे। वो बताता है कि वुल्फ का मीट शहर के लोगों में बांट दिया जाएगा, ताकि ये प्रूव हो सके कि वो हेल्प करना चाहते हैं, सिर्फ अपना फायदा नहीं देख रहे। ये सुनते ही रुरुई और जोर से रोने लगती है, लेकिन इस बार वजह अलग होती है, क्योंकि उसने हमेशा होप की थी कि कोई हाजिमे जैसा इंसान उसकी लाइफ में आएगा। उस रात शहर में फूड के साथ सेलिब्रेशन होता है। ऑलिव को थोड़ा सरप्राइज होता है जब उसे पता चलता है कि हाजिम ने रुरुई को ऑफिशियली अपना कंपेनियन एक्सेप्ट कर लिया है। हाजिम खुद जानता है कि उसे रुरुई के साथ स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, वरना ये लड़की सर्वाइवल के मामले में हमेशा रेकलेस रहेगी। फिर भी बंदा इरिटेटेड हो जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि रुरुई ने मीट का सबसे बेस्ट पीस खुद ही खा लिया। मैं यही बोला, डिसिप्लिन बाद में, टेस्ट पहले। रात के बीच में जब हाजिम सो रहा होता है, तब रुरुई पैनिक में उसे उठा देती है। वियर्ड सीन, रुरुई अचानक लंबी हो गई होती है। कुछ ही देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है और दोनों कंफ्यूज्ड रह जाते हैं कि ये क्या था भाई। सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम हाजिम ये बात ऑलिव को बताता है, लेकिन साथ ही रिसेप्शनिस्ट को टीज करने के लिए थोड़ी अजीब बातें भी बोलता है, और सरप्राइजिंगली ये ट्रिक काम भी कर जाती है। यहाँ एक चीज याद रखनी जरूरी है, हाजिम बहुत ही मेथोडिकल बंदा है। रूल्स, डिटेल्स, सब कुछ ओवरथिंक करता है। वो रुरुई को एडवेंचरर का मोटो याद दिलाता है, जो काम नहीं करेगा वो भूखा मरेगा। रुरुई बिना डरे बोलती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, वो पूरी मेहनत करेगी। गिल्ड में हाजिम ऑलिव से बात करता है कि शायद रुरुई कोई एंशिएंट स्पीशीज हो सकती है। ऑलिव पूछती है कि ऐसा क्यों लगता है, तो हाजिम बताता है कि रुरुई एकदम से अडल्ट बन गई थी।
रुरुई खुद बोलती है कि उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी, बहुत सारा मीट खाना, स्पेशली रोस्ट बीफ, डिलिशियस। सब कुछ मिस्ट्री ही रहता है। इसीलिए ऑलिव प्रॉमिस करती है कि वो रिसर्च करेगी और यूज़फुल इन्फो ढूंढेगी। कमीशंस के लिए वो सिटी के पास हर्ब्स कलेक्ट करने जाती हैं। डंजन में एंटर होते ही रुई का एक्साइटमेंट क्लियरली दिखता है, लेकिन जैसे ही वो उस स्लाइम को देखती है जो पहले ऑलमोस्ट उसे मार चुका था, उसका कॉन्फिडेंस तुरंत डाउन हो जाता है। बैड मेमोरीज वापस आ जाती हैं। हाजिम उसे वार्निंग देता है, अगर वो इतने वीक एनिमी को भी डिफीट नहीं कर पाई तो एडवेंचरर बनना सिर्फ सपना ही रहेगा। डिटर्मिन्ड होकर रुई स्लाइम पर चार्ज करती है, पूरी पावर लगा देती है, अपने बिगेस्ट एनिमी को हराने की कोशिश करती है, लेकिन भाई कुछ भी चेंज नहीं होता। हाजिम साइड से साइलेंटली ऑब्जर्व करता है। उसे दिखता है कि रुई इम्पल्सिव और क्लमजी है, लेकिन जेन्युइनली ट्राई कर रही है। उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, कैसे कोई लड़की जिसे पेरेंट्स ने अबैंडन कर दिया हो, इतनी मुश्किल लाइफ के बाद भी स्माइल कर सकती है। फाइट फिर से हारने के बाद हाजिम ब्रेक लेने का डिसीजन करता है। वो दोनों एक ब्यूटीफुल व्यू वाले स्पॉट पर जाते हैं और हाजिम रुई को ब्रेड ऑफर करता है, लेकिन शॉकिंगली रुई रिफ्यूज कर देती है। वो बोलती है कि उसने इतनी मेहनत नहीं की कि फूड डिजर्व करे। ये सुन के हाजिम को रियलाइजेशन होता है, रुई के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मेरिट है। हाजिम ने ब्रेकफास्ट में काफ़ी खा लिया था और उसे लग रहा था कि परफॉर्मेंस अच्छी होगी, लेकिन अब उसे समझ आता है कि उसने गलती की। वो खुद भी खाना नहीं खाता। उसे समझ आ जाता है कि रुई किसी पर बर्डन बनना नहीं चाहती। भले ही हाजिम मैच्योर लगता हो, पर यह सिचुएशन उसके लिए भी नहीं है। उसकी पूरी लाइफ ईटिंग, स्लीपिंग और फाइटिंग के अराउंड ही रही है। सिचुएशन हैंडल करने के लिए वो पहले रुई को ऑर्डर देता है खाने का, लेकिन वो फिर भी मना कर देती है। तब हाजिम एक और रूल एक्सप्लेन करता है, एडवेंचरर के मोटो से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल। कभी अपना पेट मत भरो जब तुम्हारा पार्टनर भूखा हो। इसलिए प्लान सिंपल है, वापस डंजन जाना है, स्लाइम को टुगेदर डिफीट करना है और फिर दोनों साथ में खाना खाएंगे। ये सुनते ही रुई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। डंजन वापस जाते हुए हाजिम उसे बोलता है कि इस बार उसे एनिमी को ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा और यहीं से रियल टीम वर्क शुरू होने वाला है। हाजिम कामली रुई को बोलता है कि एनिमी का वीक पॉइंट पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रुई थोड़ा सोच के बोलती है, फीट? फिर खुद ही रियलाइज करती है, अरे स्लाइम के तो पैर ही नहीं होते। यहाँ हाजिम पेशेंस के साथ समझाता है कि स्लाइम का वीक पॉइंट आईज होते हैं। नॉर्मली दिखते नहीं, लेकिन जैसे ही स्लाइम कोई साउंड सुनता है वो अपनी आईज रिवील करता है। बस वही मोमेंट होता है अटैक करने का। रुई ध्यान से ऑब्जर्व करती है, हाजिम की बात फॉलो करती है और फाइनली बूम, स्लाइम डाउन। भाई ये रुई के लिए अब तक का सबसे डेंजरस एनिमी था और उसने खुद से डिफीट किया। विक्ट्री का बेस्ट सेलिब्रेशन क्या? सिंपल सा लंच, ब्रेड। दोनों इतने खुश होते हैं जैसे कोई वर्ल्ड वॉर जीत ली हो। हाजिम बस यही होप करता है कि टाइम के साथ रुई उस पर और ज़्यादा ट्रस्ट करे। बाद में ऑलिव अपोलोजाइज करती है कि वो एंशिएंट स्पीशीज के बारे में रिसर्च नहीं कर पाई क्योंकि मेयर ने उसे बुला लिया था और पूरा दिन निकल गया। तब रूई फुल प्राइड के साथ अनाउंस करती है कि उसने स्लाइम को हरा दिया। ऑलिव कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कैजुअली बोल देती है कि दोनों फादर डॉटर जैसे लग रहे हैं। और भाई हाजिम का रिएक्शन, फुल एम्बैरेसमेंट मोड ऑन। उस रात ऑलिव फिर से रिसर्च करती है और एक ट्रबलिंग ट्रूथ सामने आता है। ऐसे क्रीचर्स जो रातों रात बड़े हो जाते हैं, वो नॉर्मली सिर्फ सक्योबाई में पाए जाते हैं। ऑलिव होप करती है कि रूई के साथ ऐसा ना हो, लेकिन साइंस काफ़ी सीरियस लग रहे होते हैं। ऑलिव हाजिम को साइड में ले जाके पूछती है, भाई तू इतना थका हुआ क्यों लग रहा है? हजीम बोलता है कि उसकी रात बहुत खराब गई थी और उसने एक अजीब सा ड्रीम देखा। ड्रीम में वो खुद एक जायंट माउंटेन वुल्फ था और हर चीज को स्मेल कर पाना उसके लिए सुपर वियर्ड एक्सपीरियंस था। ऑलिव इस बात को ऑलमोस्ट इग्नोर कर देती है और सीधा टॉपिक पे आ जाती है, रूरुई की स्पीशीज। ऑलिव के अकॉर्डिंग वो स्ट्रांगली बिलीव करती है कि रूरुई एक सक्यूबस टाइप एंसेस्ट्रल स्पीशीज हो सकती है। ये सुन के सब शॉक हो जाते हैं। इवन ड्वार्फ पूछता है, सक्यूबस होता क्या है? तब ऑलिव एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती है। वो बोलती है कि सबसे पहले एग्जिस्टिंग रेसेस को समझना जरूरी है। ह्यूमंस होते हैं बॉडी फ्रैजाइल पर इंटेलिजेंस हाई। फिर बीस्टमैन इंस्टिंक्टिव, थोड़े कम इंटेलिजेंट लेकिन फिजिकली सुपर स्ट्रांग। ड्वार्व्स स्किलफुल, एक्सट्रीमली स्टबर्न और काफ़ी रिजिलियंट। ये सब ह्यूमनॉइड रेसेस के कैटेगरी में आते हैं, थोड़े डिफरेंट फॉर्म में। कभी कभी इन रेसेस के वेरिएशंस पैदा होते हैं, जैसे वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स, जेलीफिश टाइप बीइंग्स या मरमेड्स। ये लोग एंशिएंट स्पीशीज के ट्रेट्स के साथ बॉर्न होते हैं। इन्हीं को एंसेस्ट्रल स्पीशीज बोला जाता है, बिल्कुल रूरुई जैसे। प्रॉब्लम यह है कि एक्सप्लेनेशन सुन के भी काफ़ी लोग कंफ्यूज ही रहते हैं। शॉर्ट में समझो तो एंसेस्ट्रल स्पीशीज रेयर होती हैं, ऑलमोस्ट मिथ जैसी और एक्सट्रीमली स्पेशल। ऑलिव एग्जाम्पल देती है,
इमेजिन करो एल्व्स के बीच अचानक एक फेरी अपीयर हो जाए। हाँ, वही फेरी, वो भी एक एंशिएंट स्पीशीज ही मानी जाएगी। हजीम साइड में सोच रहा होता है कि ड्वार्फ सच में समझ भी रहा है या बस हाँ में हाँ मिला रहा है। ऑलिव कंफर्म करती है कि बेस्ट वे टू कंफर्म सब कुछ ये होगा कि एक एक्चुअल सक्यूबस को ऑब्जर्व किया जाए। वो बोलती है कि उसे एक ऐसी औरत पता है, लेकिन शायद उससे मिलना गुड आइडिया नहीं होगा। कुछ दिन बाद ग्रुप एक जगह जाता है और देखता है कि वहां बहुत सारे आदमी इकट्ठा हुए हुए हैं। सब एक ही औरत की तरफ एन्चेंटेड लग रहे होते हैं। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, फुल डेंजरस ऑरा। बीच जंगल के कोने में होने के बावजूद एक बंदा उसे पैसे ऑफर कर देता है, जैसे ये कोई नॉर्मल बात हो। लेकिन वो औरत, जिसका नाम यहाँ ओमिट ही रहने दो, सीधा बोल देती है कि जो ऑफर दिया गया है वो ट्रैश है। बोलती है कि बंदे के पास इतने ब्रॉन्ज कॉइन्स भी नहीं है कि आधा घंटा अफोर्ड कर सके। वो थोड़ा सरकास्टिकली बोलती है कि आधा घंटा काफ़ी हो सकता है अगर बंदा उसे प्रॉपर्ली यूज़ करना जानता हो। लेकिन क्लियरली बोल देती है कि वो अपना टाइम किसी और तरीके से स्पेंड करना प्रेफर करेगी। बंदा इंसल्ट फील करके गुस्से में उसे एरोगेंट बोलता है और धमकी देता है कि उसे जो मिलना चाहिए वो मिलेगा। लेकिन ये औरत, जो एक्चुअली वेरोनिका होती है, बिल्कुल चिल रहती है। वो जान जाती है कि ये सिर्फ सेकंड रेट एडवेंचरर है जो इस सिटी का भी नहीं है। रिजल्ट, जीरो एफर्ट में वो उसका अटैक ब्लॉक करती है और एक सॉलिड हिट में उससे बाकी लोगों की तरफ उड़ा देती है। बैंग। और आयरनी देखो, ये डोमिनेंट एटीट्यूड वेरोनिका को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। भाई, डेंजर प्लस कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू लीथल कॉम्बो। और यहीं से स्टोरी नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। वेरोनिका थोड़ा चिल होके बोलती है कि उस सिटी में उसके जैसे सेम बिजनेस करने वाली एक और भी है, और किसी ने उसकी एक्सटर्नल क्लाइंटेल चुराने की कोशिश की थी। शायद वही बात निगोसिएशन में डिस्कस हो रही थी। ये सब बोलते बोलते वेरोनिका और इरिटेट हो जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से बीस्टमैन लोग बातें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए वो सोचती है कि एक और पंच मार देना चाहिए, शायद इस बार दिमाग थोड़ा बेटर काम करे। रिजल्ट, बंदा और जोर से पिट के सीधा भाग जाता है। फिर वेरोनिका वही जगह ले लेती है जहां वो ब्लॉन्ड बंदा बैठा था, और वहां मौजूद सब लोग स्पीचलेस रह जाते हैं। तब वेरोनिका नोटिस करती है कि प्रोटैगनिस्ट फाइनली वापस आ चुका है। हजीम पोलाइटली ग्रीट करता है और थोड़ी देर बाद सब लोग टेबल पर साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। टेबल पर रुरुई एक चीज देखकर क्यूरियोसिटी से पूछती है कि ये क्या है। हजीम कामली एक्सप्लेन करता है कि ये चेयर है। वेट्रेस रुरुई को घूरने से मना करती है, लेकिन वेरोनिका मजाक में पूछती है, वैसे चेयर्स कब से बात करने लगे? कॉन्वर्जेशन वापस आगे बढ़ती है। वेरोनिका कैजुअली पूछती है कि क्या रूई को ड्वार्फ से हैंडशेक करना चाहिए। जैसे ही हाथ मिलता है, सेकंड्स के अंदर रूई एक अडल्ट वुमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। नैटली, जो वेट्रेस होती है, पूरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि रूई का अडल्ट फॉर्म इनसेनली ब्यूटीफुल होता है। वेरोनिका तुरंत बोलती है, ये कंफर्म हो गया, रूई एक अजू क्यूबिस है। रूई खुद खुशी से फूल जाती है क्योंकि उसे वेरोनिका बहुत अमेजिंग लगती है। वो पूछती है कि क्या उसका फ्यूचर भी उसके प्रेजेंट जैसा ब्राइट हो सकता है। पर्पल हेड वेरोनिका स्माइल के साथ हाँ बोलती है और हिंट देती है कि वो रूई को ट्रेन भी कर सकती है। रूई इनोसेंट क्यूरियोसिटी से रीजन पूछती है, तो वेरोनिका बिना हेजिटेशन के बोल देती है कि उसे मैन को स्ट्रगल करते हुए देखना पसंद है। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आंसर है भाई। हजीमे को लगता है कि वेरोनिका ने रूई की स्पीशीज कंफर्म करने में हेल्प की है, इसलिए उसे पेमेंट करनी चाहिए। लेकिन वेरोनिका क्लियरली बोलती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। हजीमे फिर भी इंसिस्ट करता है कि प्राइस बताओ। वेरोनिका थोड़ा शाउट करके बोलती है कि उसे सच में कुछ नहीं चाहिए। हजीमे साइड से कमेंट करता है कि इसका पर्सनैलिटी काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। फिर भी वो मानता नहीं। उसके लिए डेट में रहना अनकंफर्टेबल है। वेरोनिका बार बार मना करती है, लेकिन हजीमे किसी हाल में उसे खाली हाथ जाने नहीं देना चाहता। एंड में वो डिसाइड करता है कि कम से कम उसे खाने पर इनवाइट करे। हजीमे नैटली को बोलता है कि 2 बड़े मग्स बियर ले आओ। रूई तुरंत पूछती है कि ये क्या होता है। हजीमे बोलता है, बड़ी हो जाओगी तो समझ जाओगी। लाना क्यूरियोसिटी दिखाती है कि वो ट्राई करना चाहेगी। हजीमे रूई को बोलता है कि बस सारा मीट खाओ। वेरोनिका ये पूरा सीन देखकर जेन्युइनली सरप्राइज हो जाती है। ये सब उसके लिए काफी अनयूजुअल होता है। अगली सुबह जब हजीमे और रूई अभी सो ही रहे होते हैं, तब रूई को डोर नॉक की आवाज आती है। वो उठकर डोर खोलती है। बाहर वेरोनिका होती है। वो गुड मॉर्निंग बोलती है और रूई को इंटरेस्ट के साथ ऑब्जर्व करती है, क्योंकि उसे अच्छा लगता है कि रूई भी उसी काइंड की है। थोड़ी देर बाद हजीमे भी उठ जाता है और पूछता है कि दोनों क्या कर रहे हैं। तब वेरोनिका सीधा एक बॉम्ब फोड़ देती है। वो पूछती है कि क्या हजीमे रूई को उसे हैंडओवर कर सकता है। एटमॉस्फेयर तुरंत हैवी हो जाता है। एक अजीब सा साइलेंस छा जाता है, जिसे हजीमे समझ ही नहीं पाता। वेरोनिका कामली एक्सप्लेन करती है कि उसके साथ काम करने वाली काफी लड़कियां अब रिटायर हो चुकी हैं और अब वो नए लोग ढूंढ रही है।
उसके लिए रुई एक परफेक्ट रफ डायमंड है। हजीमे अभी भी फुली समझ नहीं पाता कि वो क्या कहना चाह रही है। तब वेरोनिका डिफेंसिव टोन में एक्सप्लेन करती है कि रुई भी एक अजू क्यूबिस है, रॉ फॉर्म में एक डायमंड जिसे पॉलिश करना जरूरी है ताकि उसकी ब्यूटी को ग्रेट पर्पसेस के लिए यूज किया जा सके। हजीमे मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वेरोनिका बीच में ही इंटरप्ट कर देती है और बोलती है कि उन दोनों की बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग लगती है। हजीमे थोड़ा ऑकवर्ड होके बोल देता है कि सच कहूं तो वो लोग इतने अच्छे से गेट अलोंग भी नहीं करते। ये वर्ड सुनते ही रुई विजिबली हिल जाती है। वेरोनिका ये नोटिस करती है और समझ जाती है कि उसका प्लान एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। वो कैजुअली बोलती है कि देखने में तो लगता था कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हजीमे जल्दी से क्लैरिफाई करने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मजाक में भी नहीं। लेकिन उसकी बातें रुई के दिल पर सीधा वार बन जाती हैं। वेरोनिका इस इमोशनल ओपनिंग का फुल यूज करती है और बोलती है कि अगर हजीमे ड्वार्फ को साथ ले जाता है तो वो अकेला अपने एडवेंचर्स जीता रहे, बिल्कुल फ्री, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के। वेरोनिका और ज्यादा आग लगाती है और हजीमे को प्रवोक करती है। पूछती है कि क्या रुई को खोने के बाद वो रोएगा नहीं। और यहीं पे हजीमे अपनी अल्टीमेट नाइविटी दिखा देता है। बंदा फुल ड्रामेटिक मोड में चिल्ला देता है कि नहीं, वो बिल्कुल नहीं रोएगा। उल्टा बोल देता है कि रुई उससे दूर रहकर और ज्यादा एफिशिएंट होगी। जैसे ही ये वर्ड्स उसके मुंह से निकलते हैं, नेक्स्ट सेकंड ही हजीमे को समझ आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। पर तब तक देर हो चुकी होती है। रुरुई धीरे धीरे पीछे हटने लगती है, बिल्कुल टूटी हुई, आंखों में वो शाइन ही नहीं रहती। वेरोनिका भी थोड़ी सरप्राइज होती है हजीमे की नाइविटी देखकर। फिर कैजुअली बोल देती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, और बिना ज्यादा ड्रामा के वो रुरुई को अपने साथ ले जाने का डिसीजन ले लेती है। ऑनेस्टली भाई, ये पूरा सीन देखकर लगता है जैसे वेरोनिका ने चेस खेली हो और हजीमे बस पॉन बन गया हो। हजीमे वहीं खड़ा रह जाता है, फूल वर्ड में अटका हुआ, समझने की कोशिश करता हुआ कि अभी अभी हुआ क्या, पर कुछ भी क्लियर नहीं होता। अगले दिन सब लोग डंजन जाने के लिए गैदर होते हैं। ऑब्जेक्टिव होता है ल्यूमिनस स्टोन्स कलेक्ट करना। हजीमे रुरुई से बोलता है कि ध्यान रखना, कहीं खो मत जाना। लेकिन रुरुई अंदर से बिल्कुल खाली लग रही होती है, जैसे उसके फीलिंग्स क्रश हो चुके हों। और ऑनेस्टली इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी। दूसरी तरफ हजीमे थोड़ा इनसेंसिटिव बिहेव करता है। वो सीधा पूछ लेता है कि क्या प्रॉब्लम है और बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा। रुरुई क्वाइटली बोलती है कि उसे लगता है वो यूजलेस है। हजीमे तुरंत बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर वेरोनिका यहां भी मौका नहीं छोड़ती। वो और कंफ्यूजन क्रिएट करती है, बोलती है कि हजीमे ने बस इसलिए काम रहने को बोला क्योंकि रुरुई यूजलेस नहीं है। तब ड्वार्फ हजीमे को साइड से बोलता है कि पर्पल हेड लड़की बस रुरुई को प्रोवोक कर रही है, इसीलिए उसमें एनवी आ रही है और सीक्रेट्स निकालना चाहती है। वो ये भी पूछता है कि हजीमे आखिर है कौन, क्योंकि डंजन के अंदर आने के बाद भी उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन कभी हुआ ही नहीं। मीनवाइल वेरोनिका रुरुई के साथ बात करती रहती है, अपनी शॉप कैसे खोली, अपनी लाइफ की स्टोरीज सुनाती है। हजीमे को थोड़ा डाउट होने लगता है कि ये सब सच भी है या बस मैनिपुलेशन का पार्ट। वेरोनिका क्लियरली डिटर्मिन्ड होती है रुरुई को अपने साथ ले जाने के लिए, भले ही रुरुई टेक्निकली फ्री हो अपना रास्ता चूज करने के लिए। तभी ग्रुप को वार्निंग मिलती है कि आगे ट्रैप है। सिचुएशन टाइट होती है। इवन जब रुरुई को बचाया जा सकता था, वेरोनिका उससे पकड़ लेती है और खींच कर ले जाती है, और नेक्स्ट मोमेंट दोनों गायब हो जाती हैं। किसी को समझ ही नहीं आता वो कहाँ चली गई। जिम ट्रैप को दोबारा एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम ही नहीं करता। ब्लॉन्ड वुमन पूछती है कि क्या डंजन में अभी भी मॉन्स्टर्स हैं। हजीमे रिप्लाई करता है कि डंजन में 12 फ्लोर्स हैं और उसे याद नहीं कि लोअर लेवल्स के मॉन्स्टर्स कभी कंप्लीटली एलिमिनेट हुए हों। सबसे ज्यादा वरी उसे ये होती है कि अगर ट्रैप फेल हो गया है तो वेरोनिका मॉन्स्टर्स के बीच घिर सकती है, जो एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकता है। ब्लॉन्ड मैन सजेस्ट करता है कि अपर फ्लोर्स पर सर्च करना चाहिए, भले ही रिस्की हो। हजीमे भी अग्री करता है, अगर वो पहले लेवल्स पर हुए तो सर्वाइव करना मैनेजेबल होगा। इसी बीच हजीमे थोड़ा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि उसे रिग्रेट है कि वो टाइम पर रिएक्ट नहीं कर पाया। उसे ये बात काफी बॉदर कर रही होती है। असिस्टेंट पूछती है कि अब वो उसे किस नाम से बुलाए, सिंस अब वो साथ काम कर रहे हैं। हजीमे बोलता है कि उसे पिग बुला सकती है। और भाई, बंदा जेन्युइनली इस निकनेम को पसंद करता है, जो किसी को सरप्राइज नहीं करता। ये भी सरप्राइजिंग नहीं होता कि उसे वेरोनिका के लिए चेयर बनकर बैठना भी पसंद है। दूसरी तरफ रुरुई वेरोनिका से कहती है कि वो उसके पीछे ही रहे, क्योंकि वो इस पूरे मेस में जबरदस्ती घसीटी गई है, चाहे वो ब्रेव दिखने की कोशिश कर रही हो। वेरोनिका ड्वार्फ को टीज करती है, क्योंकि उसे क्लियरली दिखता है कि रुरुई एनवायरनमेंट से कितनी टेरिफाइड है। रुरुई अपोलोजाइज करती है कि वो कंफ्यूज्ड है, पर प्रॉमिस करती है कि वो वेरोनिका को प्रोटेक्ट करेगी।
वेरोनिका क्यूरियोसिटी से पूछती है कि क्या उसे डर नहीं लगता। रुरुई बोलती है कि नहीं, क्योंकि एक एडवेंचरर फियर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। फियर बॉडी और माइंड दोनों को पैरालाइज कर देता है और ये बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं होता। वेरोनिका सोचती है कि शायद ये सब हजीमे ने सिखाया होगा। अगर ऐसा है तो शायद वो इतना बुरा ट्यूटर भी नहीं है। रुरुई आगे बोलती है कि एडवेंचरर्स को फियर सप्रेस करके कामली डिसीजंस लेने चाहिए। पर आयरनी ये है कि जैसे ही एक मॉन्स्टर सामने आता है, रुरुई बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। लेकिन वेरोनिका के लिए बस इतना काफी होता है। एक ही ब्रूटल अटैक में वो मॉन्स्टर को सीधा हेल भेज देती है। रुरुई ऑ के साथ बोलती है कि वेरोनिका कितनी अमेजिंग है। वेरोनिका कामली रिप्लाई करती है कि लाइफ में सिर्फ ब्यूटी ही मैटर नहीं करती। फिर वो पूछती है कि जब मॉन्स्टर के सामने रुरुई फ्रीज हो गई थी, तब क्या उसे डर नहीं लगा था। रुरुई वीक दिखना नहीं चाहती, इसलिए बोलती है कि उसे डर लगा ही नहीं, लेकिन सच ये होता है कि उसका पूरा बॉडी कांप रहा था। फिर से डिनाई करती है और बोलती है कि वो प्रूव करेगी। थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ती है, लेकिन सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बाद वो बुरी तरह घबराकर वापस भाग आती है। जो चीज़ उसने देखी होती है, उसने उसका करेज बिल्कुल तोड़ दिया होता है। वेरोनिका तुरंत याद दिलाती है कि चिल्लाना मना है, क्योंकि आवाज़ निकली तो और मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। रुरुई चाहकर भी अपना डर कंट्रोल नहीं कर पाती, पर वेरोनिका थोड़े स्ट्रिक्ट वर्ड्स में बोलती है कि अगर उसे सच में एडवेंचरर बनना है तो फियर से डील करना सीखना ही पड़ेगा। ये बात रुरुई के दिमाग में थोड़ी सी हिम्मत वापस ले आती है और वो धीरे धीरे खुद को स्टडी करती है। पर्पल हेड लड़की पूछती है कि एग्जिट कहाँ है, और रुरुई बोलती है बस उसके पीछे आने को। वेरोनिका थोड़ा डाउट करती है, पूछती है कि उसे कैसे पता। रुरुई एक्सप्लेन करती है कि उसका एडवेंचरर इंस्टिंक्ट उसे गाइड करता है और उसे पूरा यकीन है कि एग्जिट वहीं है जहां वो सोच रही है। लेकिन जब दोनों वहां पहुंचती हैं तो सीन बिल्कुल उल्टा होता है। एक नया फ्लोर होता है और वहां सिर्फ एक एम्प्टी चेस्ट पड़ा होता है। रुरुई का मन करता है वहीं रो दे, क्योंकि ना सिर्फ उसने गलत रास्ता चूज किया होता है, बल्कि सब कुछ बेकार भी लगता है। फिर भी वो जानती है कि उस वक्त रोना कोई सल्यूशन नहीं है। तब वो वेरोनिका से कहती है कि वो चेस्ट के अंदर छुप जाए और एनिमी का ध्यान भटकाए। लेकिन वेरोनिका नोटिस करती है कि रुरुई का पूरा बॉडी कांप रहा है। वो उसे रोक देती है और क्लियरली बोलती है कि ऐसा स्टंट ट्राई करना सीधा मौत को इनवाइट करना होगा। बेटर ये होगा कि दोनों साथ में ही चेस्ट के अंदर हाइड करें। रुरुई जैसे ही चलती है, उसकी स्वॉर्ड जमीन पर गिर जाती है और वो उसे उठाने के लिए वापस मुड़ती है। वेरोनिका तुरंत उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि अब टाइम नहीं है। दोनों चेस्ट के अंदर छुप जाती हैं। अंदर से वेरोनिका ऑब्जर्व करती है कि मॉन्स्टर ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं लगता। फिर वो सीधा सवाल पूछती है, रुरुई एडवेंचरर बनना ही क्यों चाहती है, जब क्लियरली ये उसके लिए सूट नहीं करता। रुरुई ऑनेस्टली रिप्लाई करती है कि वो अभी यंग है और उसे खुद नहीं पता कि वो किस चीज़ में अच्छी है या बुरी। वेरोनिका थोड़ा कैजुअली बोलती है कि सेम स्पीशीज़ होने के नाते उसने तो इजीली पैसा कमा लिया और शायद रुरुई भी वही रास्ता चूज कर सकती है। वो याद दिलाती है कि ब्यूटी एक पावरफुल टैलेंट होता है जो सबके पास नहीं होता। ये बातें रुरुई के दिमाग में घूमने लगती हैं। उसे हाजिमे के वर्ड्स याद आते हैं और वो सोचने लगती है कि शायद उसके बिना भी आगे बढ़ने का कोई और ज़्यादा एफिशिएंट तरीका हो सकता है। धीरे धीरे वो खुद को ये कन्विंस करने लगती है कि शायद हाजिमे उसे एक बर्डन समझता हो, क्योंकि उसके पास एडवेंचर के लिए कोई खास टैलेंट नहीं है। तभी अचानक हाजिमे और साइक्लॉप्स वहां पहुंच जाते हैं। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना हाजिमे मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। उसके लिए वो मॉन्स्टर बिल्कुल वीक होता है, अटेंशन देने लायक भी नहीं। एक ही ब्लो में क्रीचर खत्म। अब हाजिमे के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है, वो दोनों कहाँ हैं। उसे सिर्फ रुरुई की छोटी सी स्वॉर्ड जमीन पर पड़ी मिलती है। उसके दिमाग में पहला थॉट यही आता है कि इम्पल्सिव लड़की ने खुद को ट्रबल में डाल दिया है, और इस फ्लोर पर ऐसा होने का मतलब होता है सिर्फ एक चीज, डिजास्टर। हाजिमे सोचता है कि डंजन हमेशा डेंजरस होते हैं। यहाँ लोग मॉन्स्टर्स से मिलते ही हैं। कभी जीत होती है, कभी हार, और हार का मतलब होता है मौत। सिर्फ ये इमेजिनेशन ही उसे अंदर तक हिला देती है। उसे लगता है कि ये सब रुरुई के साथ भी हो सकता था। साथ ही वो ये भी समझता है कि जो लोग एडवेंचरर बनना चूज करते हैं, वो ये रिस्क एक्सेप्ट करते ही हैं। इससे बचने का कोई तरीका नहीं होता। फिर हाजिमे चेस्ट खोलने का डिसीजन लेता है। अंदर से वेरोनिका बोलती है कि वो लोग लेट हो गए क्योंकि उन्होंने पहले नोटिस ही नहीं किया। रुरुई हाजिमे को देखकर रिलीफ और डर दोनों की वजह से रो पड़ना चाहती है, लेकिन वो खुद को रोक लेती है। ये ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो एक ट्रू एडवेंचरर बनना चाहती है, स्ट्रॉन्ग और रेजोल्यूट फीलिंग्स के साथ। हाजिमे का एक्सप्रेशन एक बड़ी सी स्माइल में बदल जाता है और फिर सब लोग ल्यूमिनस स्टोन्स कलेक्ट करने के काम पर लग जाते हैं। इसी बीच वेरोनिका चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व करती रहती है, हर छोटी डिटेल एनालाइज करती हुई। लगता है जैसे वो किसी कंक्लूजन पर पहुंच रही हो।
पर तभी उसे अपनी चेयर याद आ जाती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। वेरोनिका नोटिस करती है कि उसकी चेयर आसपास कहीं नहीं है और ऑनेस्टली वो बंदा गया कहाँ। अब तो उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि हाजिमे के बारे में सोचे क्या। दिन के एंड पर सब लोग मिलकर अपनी सक्सेसफुल एक्सपेडिशन सेलिब्रेट करते हैं। सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह होती है कि वो चेयर भी सारी मुसीबत से सेफ बाहर आ गई होती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्रोटेक्टर रुरुई को देखकर पूछता है कि क्या हुआ, क्योंकि उसकी फेस पर सैडनेस क्लियरली दिखती है। रुरुई थोड़ी डिप्रेस्ड आवाज में बोलती है कि शायद उसमें एडवेंचरर बनने का टैलेंट ही नहीं है और वो सिर्फ सबके लिए एक बर्डन बन जाती है। ये सुनकर हाजिमे उससे कामली बोलता है कि वो जैसी है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करे। उसका कहना होता है कि रुरुई का सबसे बड़ा टैलेंट मुस्कुराना है और ये टैलेंट ऑलरेडी काफी है। ये बात सुनकर रुरुई बिल्कुल एक मासूम बच्ची की तरह खुश हो जाती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। हाजिमे फिर उससे बोलता है कि जाकर अच्छे से खाना खाए और फीस एंजॉय करे। रुरुई बिना सोचे हाँ बोल देती है, बस एक रिक्वेस्ट करती है कि उसे स्टूपिड कहना बंद करे। दूर से वेरोनिका ये पूरा सीन चुपचाप ऑब्जर्व करती रहती है। आखिर में वो रुरुई के साथ काम करने का प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। उसका कहना होता है कि रुरुई का टैलेंट वही है जो हाजिमे ने बोला था, सक्यूबस जैसी स्माइल। और डीप डाउन लगता है कि प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल सही था। वेरोनिका को फील होता है जैसे उसने कोई टेस्ट पास कर लिया हो। हाजिमे कंफ्यूज होकर पूछता है कि किसने अप्रूव किया। तब वेरोनिका रिवील करती है कि असल में वो हाजिमे को ही टेस्ट कर रही थी। अगर उसने उसके सर्कल की किसी मेंबर या उसकी स्पीशीज यानी सक्यूबस के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की होती तो वो उस पर एक भयानक कर्स डाल देती। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ ठीक रहा और मैटर पीसफुली एंड हो गया। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है।